जय हिंद, जय जय कांग्रेस। मेरे सभी भारतवासियों और कांग्रेसी दोस्तों को भवानी सिंह सोलंकी राजस्थान का सादर प्रणाम। मैं आज अपने चैनल @BSingh INC के माध्यम से आपसे पुनः जुड़ा हूं और जुड़ने का मेरा उद्देश्य यह है कि इस देश में पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो देश को गर्त की ओर ले जा रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण सत्ता में बैठी भाजपा और उनके तथाकथित विश्व गुरु आदरणीय मोदी जी। इन फर्जी राष्ट्रभक्तों द्वारा देश को विश्व गुरु बनाने की जो मुहिम थी, तो देश विश्व गुरु तो बना नहीं पर विश्व मूर्ख जरूर बनाकर ये दम लेंगे, ऐसा जनता को और शायद मुझे भी लगता। आज जो मुद्दा है उनमें बहुत सारी एक छोटी छोटी मुद्दों की एक छड़ी सी है। उसमें जैसे शिक्षा के स्तर की कमी, उसके बजट में कमी, शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षकों और स्कूलों की कमी, पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा कभी चुनाव के समय मुद्दा क्यों नहीं बन पाता। पेपर लीक या युवाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं वो कभी इलेक्शन में मुद्दे बन क्यों नहीं पाते। ये जो भी मुद्दे मैंने सारी बात की हैं, उपरोक्त शिक्षा के स्तर की कमी, बजट की कमी, शिक्षा का व्यवसायीकरण, ये सारे मुद्दे जो हैं, ये मुद्दे आज हमारी युवा और जेनजी के सामने मुंह बाए खड़े। ये देश युवाओं का देश कहलाता है और विडंबना देखिए, इस देश में उन युवाओं की सुनवाई तक नहीं हो रही। आपने जंतर मंतर पे भी देखा, छोटे छोटे बच्चे, 10वीं तक के बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें, क्योंकि उन्हें पता आने वाले समय 11वीं 12वीं में जब वो नीट या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाएंगे तो उन्हें भी ये फेस करना है। वो लोग तो जागरूक होगा और जनता क्या कर रही है यहाँ की सर। मतलब आप ये नहीं कह सकते, अगर आप सही हैं तो वो आप जो लाठी चार्ज कर रहे हैं, जो पुलिस वाले, वो अपना नाम क्यों हटा रहे हैं। या तो वो पुलिस वाले नहीं है, वो आरएसएस के शाखा में जाने वाले लठेत हैं जिनको वर्दी पहना के बिठा दिया। डरते क्यों हो आप? अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो तो आप उनका नाम क्यों छुपाना चाह रहे हो। इस सरकार ने धर्म के नाम का जो अमल चटाया, उसकी खुमारी में ये देश अंधभक्त, तो आप मान के चलिए बिल्कुल उसी नशे में है और वो नशा उनका उतर नहीं रहा। उसका सबसे बड़ा कारण इलिटरेसी और धर्म के नाम का जो अमल चाटना। और जो एम्प्लॉयमेंट पे जोर नहीं देना और देश की युवा को इनके अंधभक्त युवाओं के सामने खड़ा कर देना। मतलब ये जो आज फॉर एग्जांपल अगर हम जंतर मंतर का ले तो आप ये देखेंगे जंतर मंतर पे लाखों की संख्या में युवा और उनके माता पिता और उनके गार्जियन, वो सब लोग आ रहे हैं। उनके सामने आप है ना, चंद दो दो पांच पांच के ग्रुप में ये लोग है ना जो इनके अंधभक्त हैं, उनको युवाओं के रूप में पेश कर दिया जाता है। अब उनकी भी विडंबना ये है कि शायद किसी स्वार्थ के वशीभूत उनको लाद दिया जाता है। अरे भाई, अगर वो सही तो आप अपने औलादों को लाइए ना, बीजेपी के नेता को बोलिए बढ़िया, वो अगर देशभक्ति देश के हित का काम कर रहे तो वो क्यों नहीं आते। परंतु उनको अंधभक्त चाहिए, वो 2-2 रुपए ना ट्वीट करने वाले, पर ट्विटर पे पैसा लेने वाले, वो ऐसे भक्त भेजे जाते हैं।
तो वो एक प्रोपेगेंडा बन के एक माहौल बनाना चाहता है कि भाई ये जो एजिटेशन है, ये जो आंदोलन है, ये इसका ना इसका उसको डिरेल करना चाहता है। 2018 में सबसे पहले राहुल गांधी ने बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमुख रूप से इस मुद्दे को उठाया था। सभी लोग और स्वयं राहुल जी भी जानते थे कि ये मुद्दा कभी भी इलेक्शन में जो आने वाले इलेक्शन जो था उस समय का, वो 2019 में कभी भी मुद्दा नहीं बन पाएगा। पर तो फिर भी उस आदमी का विजन था, वो लॉन्ग टर्म विजन था। आज देखिए वही चीजें हम झेल रहे हैं 2026 में। 2000 लगा कि भाई ये चीजें भविष्य में तकलीफ आएंगी। उनका एक विजन, बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूं। डीमोनेटाइजेशन की उन्होंने बात की, कोविड में उन्होंने प्रीव्यू किया था, परंतु इस गूंगी बेरी सरकार ने सुना नहीं और बाद में हमने और देश ने ये भुगता। और आपने देखा भी कि वो मुद्दा 2019 में बन भी नहीं पाया। अब वो क्यों नहीं बन पाया उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, और मेरे जो आकलन है वो कि वो मुद्दा क्यों नहीं बन पाया उसका कारण भी आगे आपको विस्तार से बताया जाएगा। ये जो ऊपर के जो सारे मुद्दे हैं ना, जो मैंने बात करी, वो सारे के सारे मुद्दे उन्होंने उठाए। और उन्होंने जो शिक्षा के बारे में जो मैं आपको बता रहा कि भाई शिक्षा के स्तर में कमी या बजट की, उसमें इन्होंने, राहुल जी ने ये बताया कि सबसे पहले इन्होंने क्या करा कि बजट में सबसे बड़ी कटौती करी शिक्षा की, शिक्षा को निजीकरण की ओर धकेला गया। और इन दोनों के माध्यम से क्या हुआ कि जो गरीब और जो मध्यम वर्गीय छात्र है उस पर एक भारी बोझ डाल दिया गया। सरकार का जो 2014 का जो बजट था वो जीडीपी का 3.3% ऑफ जीडीपी था, जो 2015 से 18 के बीच में 3.8 टू 4.1 हुआ। जबकि 2018 में राहुल जी ये चाहते थे कि भाई ये जो परसेंटेज है ये 6% तक रहना चाहिए, जिससे कि हमारी युवाओं को शिक्षा के जो रिसर्च है, बहुत सारी चीजें हैं। आज आप चाइना देख रहे हैं, ये आगे क्यों इतना आगे चले गए? क्योंकि वहां पर लोग, वहाँ गवर्नमेंट वो रिसर्च पे पैसा डालता है। तो आप देखिए जो नए नए इनोवेशन देखते हैं ना, अरे यार चाइना का माल तो ऐसा सा बना देता है, जब हम सोचते हो चाइना बनाते, क्यों बना देता? एक दिन का खेल नहीं है ये, उसमें रिसर्च होती है। तो वो शिक्षा का जो बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो रिसर्च पे भी डाला जाता है। तो उन्होंने 6% पे इसलिए जोर दिया कि भाई ये रिसर्च करेंगे और उसको 6% तक। राहुल जी शुरू से ही 6% पे जोर, जीडीपी के 6% पे जोर इसलिए दे रहे थे ताकि उच्च स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर युवा को मिल सके। परंतु ये भाजपा सरकार निजीकरण के माध्यम से शिक्षा में मुनाफाखोरों को फायदा देना चाहती थी। और ये फायदा क्यों देना चाहती? ताकि वो उनको इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा चंदा दे सके। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप गुजरात ले सकते हैं, जो कि इनका गृह राज्य भी रहा है प्रधानमंत्री का। वहां पे आप एजुकेशन का स्तर देखेंगे ना, तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति की विडंबना है कि वो उसको प्राइवेट स्कूल में ही डालना पड़ता है। गवर्नमेंट स्कूल का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर वहां पे है ही नहीं। तो उन्होंने एक अपनी वो समझ लिए लोगों ने वहां के कि भाई हमारे को ऐसा ही मिलेगा। उनको पता ही नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस और ये सारी हायर स्टडीज गवर्नमेंट में होती है और फ्री में होती है, और बहुत है जो नॉमिनल चार्जेस, कुछ जो चीजें लगती है उसमें नॉमिनल होता है। तो ये चंदा चोर 2092 से मंदिर के नाम पे चंदा जो आता था उससे चोरियां करते थे, और आज तक इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा चंदा चोरी का। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था राम मंदिर में फिर चोरी। तो चोरी इनकी खून में। तो ये चंदा चोर सिर्फ चंदा चोरी करके ही अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया इन्होंने और इस स्तर पे लेके आए।
अब दूसरा मुद्दा जो है वो है तनाव और रिजेक्शन सिस्टम। आरजी ने मौजूदा शिक्षा प्रणाली को छात्र विरोधी और अस्वीकृति प्रणाली का बतलाया। अस्वीकृति प्रणाली, रिजेक्शन मैकेनिज्म, रिजेक्शन सिस्टम, जो छात्र में अत्यधिक तनाव और अवसाद बढ़ा रहा है। जो ये जो रिजेक्शन सिस्टम है ना, ये जो स्टूडेंट्स हैं उनमें अत्यधिक तनाव बढ़ा रहा है और मतलब हाइपर टेंशन और अवसाद मतलब डिप्रेशन। तो उससे क्या हो रहा है, उससे स्टूडेंट्स के सुसाइड करने की जो है ना वो बढ़ती जा रही है सोच। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे राजस्थान के कोटा शहर है, और उसको आप एजुकेशन फैक्ट्री बोल रहे हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। शिक्षा का तीसरा जो मुद्दा है वो शिक्षा का व्यवसायीकरण और रोजगार में का अभाव। अब आप देखते हैं कि आरजी ने वर्तमान की शिक्षा को एक वसूली तंत्र, एक मतलब एक एक्सटॉर्शन मैकेनिज्म बताया। और ये बताते हुए उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि बढ़ी हुई जो फीसें हैं ना, जो फीसें बढ़ा के जो छात्रों से लिए जा रहा है, उसके बावजूद भी इन छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही और रोजगार मिलने के भी चांस कहीं पे दूर दूर तक दिख नहीं रहा। दूसरी चीज है जो रटन विद्या जो सिस्टम है ना, रटने और उसका बहिष्कार करके एक व्यावसायिक और रोजगार सृजन शिक्षा का को अडॉप्ट करना चाहिए, हमें उसका स्वीकारना चाहिए और वही होनी चाहिए। अब आप देखेंगे कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2014-2015 में 2014 से 2025-26 तक लगभग 94,000 शिक्षण संस्थाएं जो हैं या तो उनको मर्ज कर दिया गया, मतलब सम्मिलितीकरण हो गया, और या फिर वो बंद हो गए। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की या इंस्टीट्यूट की, उनका तो हमारे पास डेटा है ही नहीं और ना ये प्रोवाइड गवर्नमेंट कराती है। अब आप ये देखिए कि गवर्नमेंट स्कूल जो थे वो 2014 से 15 के बीच में लगभग 11.07 लाख थे, जो कि घटकर अब 10.13 लाख रह गए। और प्राइवेट स्कूल इसके वाइस वर्सा 2.88 लाख, 2,88,000 थे, जो अब बढ़कर 3 लाख और 18,000 के लगभग हो गए। अब आप देखिए कि जो इनकी ट्रांजिशन रेट है ना, मतलब 8वीं से 10वीं में बढ़ोतरी ना, तो वो ट्रांजिशन रेट क्या हुआ, जो पहले 91.58% था वो गिर के हो गया है आज के समय 2025 में 86.6% है। इसमें सिर्फ दो ही राज्य अपवाद है, एक केरल और एक यूटी वो है पौंडीचेरी। इनमें क्या हुआ है, इनमें बढ़ोतरी हुई है, ये हुए हैं लगभग 99.6%। जो ट्रांजिशन रेट है ना, मतलब जो बढ़ोतरी, उनका बढ़ोतरी लगभग पूर्व से बढ़ी है। अब आप देखिए इनके जो गृह राज्य है मध्य प्रदेश और यूपी, जिसमें यूपी में तो लगभग 10 साल हो गए और एमपी में 15 साल से इनकी सरकार, वहां पर ये आलम है सर कि 40,000 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया। और आप देखेंगे कि जनता बोल भी रही थी, ये सुनवाई वहां पर किसी की हो नहीं रही। तो 40,000 स्कूल्स अगर मर्ज हो जाएं तो आप देखिए व्यवस्था कितनी अड़बड़ होती होगी। आज छोटे से बच्चे जो बच्चियां, उनको मर्ज हो गया और दूसरी स्कूल 2-4 किलोमीटर दूर चल गई, तो घर वाले क्या करेंगे? ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा दे रहे थे, आप ये सोचिए कि वो बेटी को 3-4 किलोमीटर अकेला तो घर वाले जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की इनकी सुरक्षा माशाल्लाह आप देख ही रहे। तो माँ बाप उससे डरते, तो आप क्या होगा, वो बेटी अनपढ़ रह जाएगी। पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका मुद्दा ही यही है, इनका जो सोच है यही है कि युवा अगर शिक्षित होगा तो इनसे सवाल करेगा।
तो वो सवाल करवाना देना नहीं चाहते। अब आप देखिए कि इसमें एक और मुद्दा ये है कि आप शिक्षकों की संख्या अकॉर्डिंग टू UDISE, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, इनके अनुसार 2025-26 में लगभग 1 करोड़ और 2 लाख के आसपास शिक्षक 8वीं मिडिल और 10th स्तर के हैं, जो कि 2014-15 में लगभग 83 लाख और 60,000 के आसपास ये थे। अब आप देखिए कि जो 8वीं जो मिडिल क्लास में जो उनका जो रेशियो था ना, उस मतलब हर एक 1:20, 1:30%, 1:30, मतलब हर एक शिक्षक पे 30 स्टूडेंट थे, जो कि आज के समय गिरकर 8वीं स्तर की कक्षा में 1:47 हो गया। मतलब हर 47 बच्चे पे एक मास्टर है आज, टीचर। और यही अगर हम मिडिल या माध्यमिक शिक्षा की 10वीं की बात करें तो 1:21 पहले था, जो आज 2025 में क्या हो गया, 1:30 हो गया। मतलब पहले 21, कांग्रेस के राज में 21 छात्रों पे एक मास्टर हुआ करते थे, जो कि आज के समय 3 बच्चों पर एक मास्टर रह गई। सिर्फ आप इनको जो बढ़ाई दे सकते हैं वो इस चीज की है कि जो ये ड्रॉप आउट रेट है ना, वो थोड़ा जरूर इन्होंने गिरवाया है। इसका इनको जो पहले ड्रॉप आउट रेट 17% था, जो आज के समय 2025-26 में 7% रहा, तो उसके लिए उनको साधुवाद। परंतु आप ये देखिए कि आज के समय भी 10 लाख शिक्षक पद रिक्त हैं, जो कि भी कभी भरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इनको फिर हमने जनता ने हाथ काट के दे दिया, तो इनको पता है। और ये घूम घूम के ये पर्पसली, आप समझिए, ये जो धर्म का अमल चटाता नहीं, पर्पसली किया जाता है ताकि आप अपने मुद्दों से इधर उधर भटकते रहें। अब मुद्दा आ जाता है पेपर लीक का। 2014-15 से लेकर 2025-26 तक 152 पेपर लीक हुए, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो दिल्ली, NCR और रेस्ट ऑफ इंडिया का है, जिसमें 38 पेपर लीक हुए। उसके पश्चात नंबर आता है महाराष्ट्र का, इनके गृह राज्य, राजस्थान का 11, महाराष्ट्र का भी 11, दिल्ली, उत्तर प्रदेश 10, और इनके मोदी जी के गृह राज्य गुजरात में 11 ये पेपर लीक हुए। अब आप देखिए कि जो लेटेस्ट नीट की बात की जाए से लेकर महाराष्ट्र में जो टेट के जो अभी पेपर लीक हुए भिवंडी में, ये सारे के सारे सुनियोजित रूप से, मोस्टली सारे आप देखेंगे भाजपा के ही शासित प्रदेश हैं, तो इनको बढ़ावा दिया जाता है। और हमारे राजस्थान में जो अभी जो है ना, ये नीट के पेपर लीक हुए थे जब राजस्थान, और आपने देखा था 5 लोग जो पकड़े गए थे, आप उनका जब खंगालेंगे और उनके जो डेटा आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि वो या तो कार्यकर्ता या इनके बीजेपी के नेता ही वो बंदे हैं जो 5 जने पकड़े हैं। आप उनकी डिटेल निकालिएगा, आपको उसकी सच्चाई सामने हो आएगी। तो ये ऐसा क्यों होता है साहब कि बीजेपी खुद नहीं चाहती कि शिक्षा में सुधार हो, और इनकी जो अंधभक्त बनाने की जो फैक्ट्री है ना, वो कमजोर पड़ जाए। और आप देखिए सबसे बड़ी ताकत इन्होंने क्या दिमाग लगाया, आपने देखा है इन्होंने क्या कर रखा है, जो बेरोजगार, जो हमारे नीडी यूथ है ना, जो इनके खिलाफ जाते हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में, उसके सामने फिर ये एक यूथ खड़ा करते थे जो इनकी अंधभक्त फैक्ट्री से निकला हो, जो इनकी फैक्ट्री है ना अंधभक्त बनाने वाली, उसमें
तो आपको, और फिर बाकी काम मीडिया का है, गोदी मीडिया पूरा उसका सही तरह से प्रचार करती है, उनका माइक, उनके सब सुनियोजित होता है। आप जब ये डिबेट देखते हैं ना डेली, और पीछे से तालियां बजाई जाती है स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके, और फिर वो उसको जनता बताया जाता है, ये सब सुनियोजित होता है। आप देखेंगे वही बच्चे या वही लोग इस चैनल पे होंगे, फिर वो उस चैनल पे भेजे जाएंगे, इन्हीं के जो गोदी मीडिया चैनल्स है ना, और उनसे वही सवाल किया जाएगा, और उनसे तालियां विपक्ष के टाइम नहीं बजवाई जाएगी। जब बीजेपी का जो प्रवक्ता बोलेगा तो बोला जाएगा। ये सारी से प्रोपेगेंडा होता है, परंतु हमको जब सामने आता है तो हमको ये लगता नहीं भाई जनता है इनके साथ, ऐसी सच्चाई है नहीं। अब एक लेटेस्ट जो वर्तमान में जो इश्यू चल रहा है वो है नीट से रिलेटेड। तो नीट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन हुआ ना, वो लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स का हुआ था, जिसमें 20 लाख अपीयर हुए और 11.2 लाख क्वालिफाइड हुए। अब आप देखिए जो टोटल कॉलेजेस हैं जो नीट यूजी के अंतर्गत जो सीटें प्रोवाइड कराते हैं, वो लगभग 880 प्लस के आसपास है। और उसमें जो कोटे वाला सिस्टम है ना, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस लगभग उनके यहाँ सीट खाली है आपकी 63,296 के आसपास। हाँ, 63,296। और उन्हीं गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है उसी में से हम टॉप पे जो कॉलेज आते हैं एम्स के, वो उनकी सीटें हैं लगभग 2,257। वो इन्हीं में से आप देखिए कि उनमें से 2,257 का जो कोटा है वो एम्स का है। अब जो बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस के अंतर्गत जो नीट क्लियर करते हैं और जो प्राइवेट कॉलेजेस उसमें आते हैं, वो हैं सर लगभग अपने 73,643। तो ये दोनों मिला के लगभग टोटल जो सीट्स होती हैं वो 1,36,939 सीटें हैं। अब आप ये देखिए, उसमें बीडीएस जो होती है ना, वो डेंटल एजुकेशन वाली, बैचलर इन डेंटल वाली, दांतों की, वो 27,000 सीटें वो अलग से दी जाती है। तो अगर आप WHO का जो मापदंड है, रेशियो है, वो 1:1000 का है। हम जब ये सारी चीजें देखते हैं ना, तो उसमें आपको ये दिखता है कि ये आंकड़ा जो दिखाया जाता है ना, वो इसके अनुसार दिखा रहा है जो हिंदुस्तान का 1:811। मतलब हम WHO के मापदंड को फुलफिल कर रहे हैं, उससे और अच्छी पोजीशन पे। अब आप इसकी अंदर गहराई तक जब घुसते जाएंगे, आप देखते जाइए खेला क्या है। जो टोटल हिंदुस्तान में मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो हैं 21,30,000 के आसपास लगभग। उस प्रैक्टिशनर्स में सबसे बड़ी जो एलोपैथिक जो है वो है लगभग 13,80,000 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, और 7,50,000 आयुष डॉक्टर्स हैं, जिसमें आयुर्वेद के, आपके यूनानी डॉक्टर्स, आपके होम्योपैथिक एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये लगभग 7,50,000 के आसपास। अब आप देखिए कि जो ये 13,80,000 जो मैं आपको एलोपैथिक डॉक्टर्स बता रहा हूँ ना, खेला यहाँ से चालू होता, उनमें 85 to 90% प्राइवेट डॉक्टर्स हैं। मतलब 12,40,000 जो डॉक्टर है ना, वो 13,80,000 में से वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर या प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टरी कर रहे हैं, या उनकी खुद के क्लिनिक है, या जैसा भी है। तो बचे कितने सर? गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट डॉक्टर्स कितने रह गए? मात्र 1,40,000। अब आप, हमारी जो जनसंख्या है लगभग, अगर हम अंदाजा 1,147 करोड़ मानते हैं, आप इसको डिवाइड कीजिए। अब जो रेशियो क्या आ जाता है आपको पता है? यू विल शॉक। 1:10,500 लगभग, मतलब 10,500 आदमियों पे एक डॉक्टर। जो कि ग्राफ वहाँ वहाँ आगे क्या दिख रहा था हमको? 811 हिंदुस्तानियों पे एक डॉक्टर। देखा खेला आपने? तो आप ये देखिए कि जो बचे
मतलब जो रेस्ट हो गया ना, अब ये तो इन्होंने फिल कर दिया 1,36,939 तो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में थ्रू नीट। अब बहुत सारे जो बचे हुए क्वालिफाइड नहीं है और उनका खेला और भी खतरनाक। हिंदुस्तान में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो कितना पैसा लेते हैं एक एमबीबीएस कराने का, आपको पता है? 1 CR, 1 करोड़ से 1.25 करोड़ के बीच में खर्चा लग जाता है। 90 लाख मान लीजिए, वो 10-20 लाख का मैं कह नहीं सकता, 90 लाख तो श्योर है, इससे नीचे कोई लेता नहीं होगा। 90 लाख से 1 करोड़ 1.25 करोड़ के बीच में, वो डिपेंड करता है कॉलेज और उसकी रेपो और वो किस जगह है वो सारी, ठीक है। अब यही स्टूडेंट बाहर जाते हैं ना फॉरेन में, जिसमें CIS कंट्री, आपने नाम सुने होंगे। CIS कंट्री वो है जो USSR से अलग होके 1992 में वापस अलग हुए, और जिसमें आपका अजरबैजान मान लीजिए, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये एक CIS कंट्री कहलाता है। इनमें जाके को अगर वो MBBS करते तो कितना खर्चा आता होगा? इवन चाइना है ना, तो वहाँ जाके करते। यूक्रेन, आपने सुना होगा जब यूक्रेन युद्ध हुआ तो उस समय हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को वहां से भी लाया गया, तो उनका वहां पे खर्चा क्या था? 45 to 55 लाख मात्र, आधा हो गया लगभग हिंदुस्तान से। तो क्या करेगी पब्लिक? बाहर जाती है। अब मोदी जी जो आप कह रहे हैं ना, फॉरेन फॉरेन डॉलर बचाओ डॉलर बचाओ, तो मालिक मेरे, ये 45 से 55 लाख जो बाहर विदेश जा रहा है ना, वो हमको डॉलर में कन्वर्ट करके ही वहां देना पड़ता है। आपको पता पर ईयर, और कितने स्टूडेंट जाते हैं साल के? 25,000 लगभग। अब वो पर ईयर अगर आप निकालेंगे ना तो आएगा 2250 करोड़ रुपया, जो डॉलर में कन्वर्ट होके उन देशों में भेजा जाता है उन माँ बापों के द्वारा। वो कन्वर्जन रेट क्या है, उनको बेचारों वो लॉस, वो तो आप छोड़ दीजिए, है ना। वो जो समझदार पढ़े लिखे जब वो लेने जाते हैं ना, जैसे $1 लेने के लिए जब उन्होंने पैसा दिया, जो आपको याद है अभी 96 रुपए समथिंग तो है ना, और जब आप एयरपोर्ट और इन पे जाओगे तो 1-1 लाख रुपए पे आ गया, वो 100 रुपया हो गया वो डॉलर। अब तो कहाँ पे वो छोड़ा था सर? 2014 में कांग्रेस ने छोड़ा था 50-55 के बीच में डॉलर को। जब ये बोलते ना 35, वो एक बाबा जी थे हमारे फेमस, रामदेव लाला, मैं बाबा नहीं लाला बोलता हूँ, उसका आंकड़ा देखिए आप। वो बोलता था 35 में पेट्रोल चाहिए नहीं चाहिए, अब नहीं बोलते, अब तो पूछ पड़ेगा वो बोलता हुआ मिलता है बंदा। चलिए, उनका काम था, उन्होंने किया। ये हमारी जनता की भोलापन था कि उन्होंने को लाए इन जैसे पाखंड को बोलने पर हमने इस बंदे को सीट पे बैठा। अब बात आती है सर कि जो लास्ट मुद्दा है कि इलेक्शन के दिनों में ये शिक्षा, बेरोजगारी और पेपर लीक मुद्दा क्यों नहीं बनता? इसमें मैंने पहले भी आपको एक वीडियो बनाया था और उसके एक छोटे से रूप में मैंने समझाना चाहा था कि ये बन क्यों नहीं पाता। तो आप ये देखिए कि भाजपा बहुत समझदार है, शानी, वो जानती है कि हमारे जो हिंदुस्तानी है ना वो बड़े भोले हैं और हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है। आज एक मुद्दा आएगा, आप किसान आंदोलन ले लीजिए, डिमोनेटाइजेशन ले लीजिए, जितने भी इनके पीछे के जो कुकर्म किए हुए ना इन्होंने, जिसकी आज तक मोदी जी ने माफी नहीं मांगी, वो बात अलग है, वो कह रहे थे चौराहे पे खड़ा कर देना 50 दिन में, ये कर देना, जो तो वो सिर्फ उनका प्रोपोगेंडा था। तो ये जानते हैं कि जनता बहुत भोली है, याददाश्त बड़ी कमजोर है हमारी, हम भूल जाएंगे, और सच्चाई ये भी। तो जब इलेक्शन का टाइम आता है तब ये सारे मुद्दे हैं ना उस समय तक गोल हो चुके होते हैं, क्योंकि उससे पहले ये 2-3 महीने पहले एडजस्ट कर लिया। यही अभी ये जो मुद्दा है ना नीट का मुद्दा, अगर ये इलेक्शन है ना यूपी और इनके इलेक्शन के 1 महीने 2 महीने पहले होता, अभी तक तो ये इसकी जो क्या नाम है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका होता। और अगर ये मुद्दा मैं बता रहा हूँ आपको 10 दिसंबर तक चल गया ना, आप देखना हो दिसंबर में ये 100% इसको करेंगे। ये आप देख लेना, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, मुझे विश्वास है। तो जैसा इन्होंने किसान आंदोलन के टाइम किया, तो ये बड़े शातिर है इस मामले में। ये पहले मारते हैं फिर पुश करते हैं, वो वाला सिस्टम है इनका। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो मेरा जो आकलन है ना सर, वो क्या कहता है कि अगर हम वोटरों को 4 ग्रुप में बांटे, जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना 18-19 साल वाले, सेकंड जो मेरा ग्रुप है वो होता है 20 साल से 29 साल का, तीसरा जो ग्रुप होता है वो होता है 30 से 49 के बीच में, और चौथा ग्रुप होता है 50 प्लस की उम्र का। इनको 4 कैटेगरी में आप करेंगे तो आप पाएंगे कि 18 से 19 जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो लगभग 2.2%, और अगर गिनती में बोले तो लगभग
1,85,00,000 वो होते हैं जो 18-19 साल के हैं, और जो 20 से 29 हैं वो लगभग आपके 20.3%, और गिनती में बोले जाए तो 19 करोड़ और 75 लाख के आसपास। ये सारे आंकड़े हम किस बेस पे ले रहे हैं कि भाई पिछले जो इलेक्शन हो उसके 90 लगभग 97 करोड़ वोटर इलेक्टर्स, सॉरी वोटर्स, हम वोटर्स इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि आम भाषा में लोगों को इलेक्टर समझ में नहीं आता, तो वोटर्स बोलना ज़्यादा बेटर, जबकि वोटर्स वो होता है जो वोट डाल चुका होता है। इलेक्टर्स वो है कि जो वोट डालने की उसके पास राइट है देश के संविधान पर। तो ये दो कैटेगरी होगी सर। उसके पश्चात आती है 30 से 49 के बीच में। ये फिर अंदर जो विभाजन होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। इन दोनों का जो 30 to 49 की उम्र वाले जो है ना, वो हैं लगभग, वो हैं 44%। और आप इनको बाइफिक्रेट अलग अलग करेंगे तो एक आएगा लगभग 20 करोड़ के आसपास और एक आएंगे 15 करोड़ के आसपास, ऐसा कुछ है ना। तो वो आपको मैं बाद में साथ में उसको जब बाइफिक्रेट करूँगा, जब अलग से बताऊंगा तो उसको आपको बता दूँ। अब चौथी कैटेगरी आती है 50 प्लस की, 50 प्लस से 100 प्लस तक की। आप यू विल शॉक सर, ये कितना परसेंट आपको पता? 33.5%। और ये जो 33.5% है, यही कारण है कि जो है ना आपका युवा का 18-19 साल के या 20 से 29 साल के जो बेरोजगार घूम रहे हैं, या जो शिक्षा में और ये पेपर लीक ये मुद्दा नहीं बन पाता, वही कारण है ये 33.5%। अब वो क्यों है उसका बताता जाता हूँ आपको। अब हम इसके डीपली अंदर जाते हैं, इसको ना डिवाइड करते जाते हैं 10-10 साल में रहता है। तो 18 से 19 में मैंने आपको बता ही दिया था 2.2%, वो होते हैं 1,85,00,000। 20 से लेकर 29 के बीच में हो गया 20.3%, और ये हो जाते हैं लगभग 19.75 लाख। अब देखिए जो 30 to 49 है ना, उसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फिर 30 to 39 और 40 to 49, ये दो हिस्सों में। तो आप 30 to 39 की जो एज वाले जो वोटर्स हैं उनकी वो हैं लगभग 16%, और अगर वोटों में गिनती करी जाए तो ये आएंगे आपके 22 करोड़ और कुछ 25-30 लाख, ऐसा कुछ होगा अंदाजा, एग्जैक्ट नहीं अंदाजा, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत। और 30 से जो, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, जो 20 से 30 से जो 39 है वो है 22.30 करोड़, और ये हैं 23%। और 40 से 49 जो है वो बनते हैं अपने लगभग, आप ये देख लीजिए 21%, और गिनती में ये बनते हैं 20 करोड़ और 35 लाख के आसपास। तो ये दो कैटेगरी हो गई, 22.30, 20.35। अब आप देखिए फिर हम जो 50 से 100 प्लस के बीच में ना, उनको 10-10 साल में विभाजित करते जाते। तो 50 से 59 के बीच में 16%, 60 से 69 के बीच में 10%, 70 से 79 के बीच में 5%, 80 प्लस लगभग 2.3%, और 100 प्लस हो गए 0.2%। तो 0.2% जो 100 के ऊपर है वो लगभग 1,24,000 या 20,000 के, 1,94,000 मात्र वोटर्स हैं। और 80 प्लस वाले आपके 2,20,00,000, और 70 to 79 वाले आपके हो गए 5%, तो वो हो गए 5,30,35,00,000 के आसपास। और उससे ऊपर अपना था 60 to 69 थे 10%, जो कि हो गए 9,70,00,000। और 50 to 59 हो गए आपके 16%, जो कि बनेंगे 15.50 करोड़। तो ये सारे टोटल आप काउंट करेंगे तो ये लगभग आएगा 97 करोड़। अब खेला क्या होता है कि जो 22.5% है ना, जो 18-19 की उम्र और 20 से 29 वाली उम्र, ये जो दोनों उम्र है ना, इन दोनों को उम्र को आप जोड़ेंगे तो ये 22.5% हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो शोषण है ना, वो इसी वोटर्स का हो रहा है। अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि जो इनसे ऊपर वाली जो जनरेशन है ना, जो 30 to 39 है, और 40 to 49, 30 to 39 वो लोग हैं जो बहुत कम परसेंटेज तो ऐसे हैं जो आज भी बेरोजगार हो सकते हैं। बाकी जो उनके बड़े भाई जो है ना, ये उनके रूप में या बहनों के रूप में, जो कि जिनकी शादियां हो चुकी है और वो फैमिली में मशगूल है, और उनकी परिवार की आपाधापी में और वो बढ़ती हुई
महंगाई दर और इन्हीं में जूझ रहे हैं, तो उनको इतना वो सक्रिय रहते नहीं ना। वो वोट सबसे कम इसी परसेंटेज, इसी कैटेगरी और इसी एज के लोग वोट कम डालते हैं। अब बात आ जाती है 40 to 49 वाले। ये वो हैं जो 18-19 और 20 से 29 के माँ बाप या बड़े भाई के रूप में, और जो कि इनसे डायरेक्ट अटैच है, इन 18 से 19 और इनके माता पिता, इनकी बहन भाई, बड़े भाई के रूप में। और ये लोग क्या है कि जीवन में बिजनेस या नौकरी में स्टेब्लिश है, मोस्टली 80% को 90%, बाकी कुछ होंगे तो मैं कह नहीं सकता। और अब आप 50 अबव वाले जाएंगे ना, ये सारा खेला सारा ये बिगड़ा। ये वही लोग हैं जो कि कांग्रेस के राज में बड़े मजे से उन्होंने नौकरियां करी और पेंशन खा रहे हैं, और व्हाट्सएप पे बैठ के सबसे पहले ज़्यादा ज्ञान ये ही बांटते हैं 50 से लेकर जो 100 के बीच वाले, जो है ना मोदी जी को जितना बड़ा हुआ बनाने वाले ये लोग हैं। इनमें बहुत सारे, ऐसा नहीं 100% कह दूं कि 33.5 पूरे के पूरे जो समझदार हैं वो समझदार हैं, जिनके पोते, क्योंकि ये वो कैटेगरी है जो 18 से 19 और 20 से 29 के दादा के या दादी के रूप में, जो जिनको तकलीफ है वो वाकई में समझदार है और उन्होंने बैकअप कर लिया। पर मोस्टली ऐसे हैं जो बैठ के व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटी बनाते हैं और ज्ञान बांटते हैं, तो उनको कोई परवाह है नहीं। अब परवाह किसको? 18-19 और 20 से 29 वाले को, जो कि 30 से लेकर 39 और 40 से लेकर 49 के बीच, इस उम्र के जो लोग, अगर उनको कन्विंस कर दिया ना इस यूथ ने, जो कि दोनों मिला के ना 23% प्लस 21%, 44% होते हैं, इनको अगर इन्होंने कन्विंस कर दिया तो ये जो है ना, ये मुद्दा, आप कह रहे मुद्दा नहीं बनेगा, ये मुद्दा बनेगा, ये मैं आपको श्योर कर सकता हूं। अब बात आ जाती है अंत में राहुल जी की और कांग्रेस की। कांग्रेस ने इस चीज को लेके अभी राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ रखा, जिसका नाम छात्रों की गूंज रख रखा, और इसमें राहुल जी शहर शहर गांव गांव जाकर अलग जगा रहे हैं ताकि ये युवा जागे और इस मुद्दे को छोड़ने, इस मुद्दे को उस स्तर पे उठाए कि ये जो है ना गूंगी बहरी सरकार के कान के नीचे सितार बजे और इनको ये मुद्दा लगे। और इन जो ये रैलियां, इसके माध्यम से जो रैली कर रहे हैं राहुल जी, उसमें इनके मुद्दे क्या होते हैं? छात्रों की जो परीक्षा प्रणाली है उसमें सुधार हो, शिक्षा पारदर्शी और किफ़ायती होनी चाहिए, पेपर लीक और एनटीए जो ये पेपर करवाती है ना, नेशनल टेस्ट अथॉरिटी, इनमें जो ये खेला चलाते हैं, इस खेले का अंत हो और ये पेपर लीक रुके। हमारी सरकार दम भरती है, 147 करोड़ लोगों के सामने 97 करोड़ जो वोटर्स हैं उनका वोट जो डलवा रहे हैं वो ईवीएम के माध्यम से, वो बिल्कुल निष्पक्ष है, उसमें कोई चोरी नहीं होती। और ये 20-22 लाख लोगों के पेपर नहीं करवा सकते? आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों होता है? ये करवाया जाता है, सोचिएगा, ये गंभीर विषय। जो प्रेजेंट सिस्टम है ना, वो एक रिजेक्शन सिस्टम है। आपको बताया था रिजेक्शन सिस्टम किस तरह से, कि वो जो पुअर और जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स है वो पहुंच ही नहीं पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? जिसको पेपर मिल गया है ना पेपर लीक में, वो 5-7 क्वेश्चन करके, जैसे राहुल जी ने बताया, क्वेश्चन करके सीधा पहुंच जाता है। अब ऐसे व्यक्ति डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे तो क्या होगा देश का? जब हम स्ट्रेचर पे होंगे तो वो हमारे को मार चुके होंगे, और जब हम पुलिया पे गाड़ी चला रहे होंगे तो वो पुलिया गिर चुकी होगी। ये होगा। हम सोचते हैं हमारे घर का क्या है, अरे भाई उस समय नहीं पता पड़ेगा आपको जब पुलिया से गाड़ी गिरेगी और जब आप स्ट्रेचर पे होंगे। चौथा जो मुद्दा है, पांचवा मुद्दा माफी चाहता हूँ, वो है रीबिल्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, अब क्या हो गया, समय के साथ एक इनोवेशन होता रहना चाहिए ना, बदलाव आते रहना चाहिए उसमें। एडिशनल जो पुरानी चीजें हैं वो अच्छी हैं, उस पर अडॉप्ट करो, और जो खराब है उसको छोड़ो, नए अडॉप्ट करते जाए, ताकि हम एक नए ट्रैक पे चले, हम नई जनरेशन को फॉलो कर सकें और नए जो इनोवेशन को ट्राई करें, ताकि हम कम्पीट करें चाइना से, ना कि हम इस धर्म का अमल चाट के नशे में रहें। और लास्ट और इम्पोर्टेंट, जो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो इनकी है ना, भाजपा की, इनका जो है ना प्रभाव इन सारे इंस्टीट्यूशन पे नहीं होना चाहिए। और आप देखेंगे सारे इंस्टीट्यूशन में वीसी और जो भी होते हैं ना इंचार्ज, इन्होंने अपने बंदे बैठा रखे हैं भाजपा, जो कि इनकी मदर शाखा है ना, जो मातृ शाखा आरएसएस। अब वो लोग चाहते नहीं है कि हमारी एजुकेशन की प्रणाली अच्छी है। तो आप सोचिएगा
मेरा ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, परंतु मैं ऐसे कोई मुद्दे नहीं थे जो मैं काट सकता था। माफी चाहता हूँ। जय हिंद, जय जय कांग्रेस।